हेलो गाइज, मैं हूँ इंद्रजीत। मेरा चैनल इंद्रजीत प्रकाश 123 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है भोजन के घटक। यानी कि भोजन के रूप में हम क्या क्या खाते हैं और अन्य चीज़ें के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। भोजन में बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था, तभी इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो है तो दूसरी ओर चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन चप्पम, मछली तथा सब्जी हो सकती है। दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इनमें दही, भट्टा तथा अचार भी शामिल हो सकती है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 1.1 में दिए गए हैं। इसी सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़कर तथा इन सारणी को पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुत इस सभी व्यंजन को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो सस्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विभिन्न व्यंजन हर समय खा सकें। देखो दोस्तों, हम व्यंजन के रूप में क्या क्या खाते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि इसमें चपाती, दाल, बैगन आदि के बारे में जिक्र किया। फिर हम चावल खाते हैं, सांभर खाते हैं और चीज़ें खा और मांस भी खाते हैं और सब्जी का भी खाते हैं। ये सारे क्या है, हमारे भोजन के रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन जब हम कभी घूमने जाते हैं तो हम सस्ते भोजन खा लेते हैं और ये सब्जी चावल कभी कभी उपलब्ध नहीं होता है दुकान पर, तो इसलिए हम कभी कुरकुरे के पैकेट ले लेते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें ले लेते हैं, बिस्कुट ले लेते हैं, वो खा लेते हैं। लेकिन हमेशा रोटी सब्जी, ये दाल बैगन के सब्जी, भिंडी आदि नहीं खा पाते हैं। लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पाती। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर की विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? जैसे कि हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि। जैसे किस किस से मिलती है? ये दोस्तों, ये भोजन है, थाली की जो है ये भोजन दिख रहा है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होते हैं। दूसरे खाद्य पदार्थों में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या उससे अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनी है जो हमें पादप से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के घटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखो, मनुष्य के जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है और इसमें रहती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिसके हमारे शरीर को आवश्यकता है। हमारे शरीर को भोजन और खनिज लवण के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि जल की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की तो होती ही है, लेकिन जल और खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में से सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? क्या हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्या वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण आदि उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन कौन कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। हम यह पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी भोजन में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। इन सभी परीक्षणों को सारणी और आयोडीन का तनु विलयन बनने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली के कुछ बूंदे टीचिंग आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। शरीर के लिए क्या
करते हैं। विभिन्न जो पोषक होते हैं हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में क्या क्या इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर को क्या ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी ऊर्जा मिलती है और वसा से भी हमारे को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वास्तविक यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट अगर 10 ग्राम ले तो हमको वसा जो है 3 ग्राम लेना ही पड़ेगा, 3 ही ग्राम लेना पड़ेगा, इसके बराबर हो जाए। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक ऊर्जा होती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। देखो प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है, हमारे शरीर के वृद्धि और मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन खाने से क्या होता है, शरीर की चुस्ती दुरुस्ती बनी रहती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होता है हमारे शरीर के रोगों से क्या रक्षा करता है, विटामिन हमारी आंखें, अस्थियां, दांतें और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक करती है। और विटामिन जो होता है हमारे आंखें और हड्डी, दांतें और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी तथा विटामिन ई, विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी तक होते हैं और एक ई भी होते हैं। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिनों की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आंखों की स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारे शरीर के त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विटामिन सी क्या करता है, वो रोगों से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। और विटामिन डी क्या करता है, अस्थियों यानी कि हड्डियों और दांतों को कैल्शियम का उपयोग करने के लिए शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 1.6 से 1.9 में दिखाए गए हैं। थोड़ा नज़र डाल लेते हैं 1.6 और 1.9 में। दोस्तों ये वो भोजन है जो ये चना है, मूंग है, अरहर है, राजमा, ये मटर है। अब देखो दोस्तों ये आम है, गाजर, पपीता और ये गेहूं, यकृत यानी कलेजी, ये चावल है, ये मांस है और ये सोयाबीन। दोस्तों ये मछली, ये मांस, ये पनीर, ये दूध, ये अंडे हैं, संतरे, टमाटर, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद। ये सारे क्या, ये फल फूल और मांस मछली है। आयोडीन के कुछ स्रोत, जैसे कि आयोडीन के ये स्रोत के बारे में बता रहा है। आयोडीन किसी में पाया, एक पालकी में पाया जाता है, अदरक, ये मछली आदि ये सब चीज़ें हैं। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमारे जो शरीर है सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके क्या बनाता है, विटामिन डी। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिसमें लोगों में इसकी कमी हो जाती है। कोई भी व्यक्ति आज के समय में नहीं रह पाते धूप में, इसीलिए उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, क्योंकि विटामिन डी की उसमें कमी हो जाती है।
हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों को भी आवश्यकता होती है, वो भी अल्प मात्रा में। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और शरीर को अच्छी विकास हो, लोग स्वस्थ रहे, उसके लिए भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाए। अधिकतम खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषण होते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि एक ही पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं और वसा प्रोटीन भी हो सकती हैं। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षण के लिखते समय इस बात को आवश्यक देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक होती है। फिर भी कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिसमें कि अन्य पोषक की तुलना में दूसरा पोषक अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि चावल ले लीजिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। और पालक में ले लें, इसमें विटामिन ए जो आंखों के लिए स्वस्थ बनाए रखता है, इसके लिए भी अधिक उपयोगी है विटामिन ए पालक। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। यानी कि चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो जिसमें कि मान लो गेहूँ होती है उसकी तुलना में चावल में अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के अलावा क्या किस किस की आवश्यकता होती है? आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है। जल तो हम ग्रहण करते हैं जब हम पानी पीते हैं तो। और आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खान में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के रूप मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यकता है। यह आयतन बढ़ा देते हैं और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। रुक्षांश क्या करता है? बिना पचे हुए भोजन, मान लो कोई भोजन जो अनपच कर दिया, अपच हो गया, तो वो शरीर से बाहर निकाल देता है, निकालने में मदद करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल क्या करता है? हमारे भोजन में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में क्या करता है? मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायक करता है। और यह क्या करता है? पसीना और मूत्र को जल के द्वारा बाहर निकालता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर के। सामान्य हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। और जल की आवश्यकता को पूर्ति कैसे होती है? जिससे हम पानी पीते हैं तो उसकी जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जल, दूध, चाय आदि आदि इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। अब जल किस किस में पाया जाता है? दूध में भी जल पाया जाता है, और चाय जब पीते तो उससे जल हमको मिल जाता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसे करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? यानी कि पानी को पता लगाने के किस चीज़ में पानी है उसको एक्सपीरियंस कर पता लगाने के लिए क्या करें? पहले फल या नींबू को लिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। क्या आपके हाथ में लग रहा है पानी? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी हो, काटा छीला मसाला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय काफ़ी किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है और कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्हीं फलों के द्वारा होती है। देखो, कई ऐसे फल होते हैं जिसमें कि जल होते हैं, और जब हम उसे काटते हैं तो थोड़ा पानी निकलता है जरूर, और हमारे शरीर के जल के किससे के द्वारा पूरी इन फलों के द्वारा। अन्य प्रकार के सब्जियों में जो जल होते हैं इनके द्वारा हो जाती है। पानी तो हम पीते हैं। ये अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? जल डालते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर को जल की पूर्ति होती है।
क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार भोजन शारीरिक कार्य पर निर्भर करते हैं? क्या जो बूढ़े बुजुर्ग और जवान होते हैं एक ही प्रकार के भोजन की उनकी आवश्यकता होती है? क्या भोजन में उनकी बदलाव होती है? और एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उन सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। एक सप्ताह के अंदर हम जो भी साग सब्जी अन्य प्रकार के कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसकी एक चार्ट तैयार करें और उसमें पता लगाए कि क्या वो सारे कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन उपस्थित है। खनिज लवण, दाल, मूंग, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है महंगी सब्जी और अन्य प्रकार के आहार खाने के लिए, वो कम दाम में भी अन्य प्रकार के सब्जी खरीद सकता है जिसमें कि अन्य पोषक तत्व मौजूद हैं। अब देखो दोस्तों, संतुलित आहार किसे कहते हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। संतुलित आहार सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार किसे कहते हैं? जो हम भोजन के रूप में जो कुछ भी लेते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में से सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए। देखो, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास और रोग से मुक्त करने के लिए अन्य प्रकार के जो भी हम भोजन करते हैं उसमें क्या होनी चाहिए? सभी प्रकार खनिज लवण और कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन आदि अल्प मात्रा में होनी चाहिए। जितना कि शरीर की आवश्यकता होती है उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। और जिसमें कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और नहीं कम हो। यानी कि कोई भी पोषक तत्व नहीं ज़्यादा और नहीं कम हो। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी दिक्कत है, अगर कम हो जाए तो वो भी दिक्कत है। इसे ही क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट होते हैं? जब हम खाना पकाते हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ पोषक तत्व जो नष्ट हो जाते हैं। अगर सब्जी पकाते हैं, सब्जी में अगर खाना पकाते हैं तो उस खाना में से नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह भी संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगर हम किसी फल और सब्जी को छिलका उतार कर धोते हैं तो उस समय भी विटामिन नष्ट होता है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज होते हैं। और सब्जी और फलों की त्वचा में क्या होते हैं? यानी कि उसके छिलके में कई महत्वपूर्ण खनिज और लवणें होती हैं। और चावल और दालों को बार बार धोते समय उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। जब हम चावल और दाल को अच्छी तरह से धोते हैं तो उस समय जो विटामिन मौजूद होती है, बहुत सारे विटामिन नष्ट हो जाती है और उसमें आधे ही विटामिन बची हुई रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और तथा इसे पचाने में आसानी होती है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो उस समय भोजन की स्वाद बढ़ जाती है और उसे शरीर द्वारा उसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व ही हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में इसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन पकने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें के जो जल होते हैं अतिरिक्त वो निकाल देते हैं, लेकिन उसी जल में पोषक तत्व घुले होते हैं जो निकल जाने के बाद हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्म से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? जब हम भोजन को पकाते हैं तो उस समय विटामिन जो सी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और रोग से बचाती है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें जो है भोजन में क्या फल और कच्ची सब्जियों को भी शामिल करनी चाहिए।
बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। अब देखो, हमेशा प्रोटीन नहीं खा सकते, नहीं कार्बोहाइड्रेट खा सकते, सभी प्रकार के फल फूल खा सकते हैं और सब्जी भी, जिसमें कि अन्य प्रकार के जैसे वसा, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ उपस्थित होने से हम वो लेने से मनुष्य का विकास और वृद्धि नहीं होता है और स्वस्थ भी नहीं रह पाता है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः इसमें तली हुई चीज़ें, समोसे, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन की खाना और इसके अलावा कुछ नहीं खाना। यानी कि हम सिर्फ वसा ही खाए, अन्य चीज़ें नहीं खाए। क्या आप सोचते हैं कि यह ठीक था? निस्संदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे शरीर हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का, अगर हम आवश्यकता से अधिक वसा खाते हैं तो हमें मोटापा की समस्या से जूझना पड़ता है। अब दोस्तों, अभावजन्य रोग, एक रोग के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, लेकिन वैसे भोजन नहीं मिला जिसमें कि प्रोटीन, वसा और अन्य प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रस्त हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों को अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृति उत्पन्न कर सकता है और वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर मान लो हम सिर्फ लंबे समय से कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, अन्य किसी वसा और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तो वसा और प्रोटीन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण ये लंबे समय तक अभाव होते जा रहा है इसका, और ऐसे रोग उत्पन्न हो जाएगा जो कि लंबे समय तक ये चलता रहेगा और जल्द ठीक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेशियां। अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन अपने भोजन में शामिल नहीं कर रहा है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वसा ही ले रहा है, तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी और उसके चेहरे जो है सूज जाएंगे और बालों के रंग कुछ काला से दूसरी तरह का हो जाएगा और त्वचा जो है रूखी हो जाएगी और पेशियां कमज़ोर हो जाएगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में से लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, या अनुपस्थित यानी कि उसमें वो शामिल नहीं कर रहा है, अनुपस्थित, तो उसकी पूरी वृद्धि तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। उसकी वृद्धि क्या है? अगर कोई व्यक्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रकार के आहार अपने भोजन में शामिल नहीं कर रहा तो उसकी पूरी तरह से वृद्धि क्या है? रुक जाएगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेता, दुबला पतला वो हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिजों लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृति हो सकती है। इसमें कुछ 1.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही, और जितने भी रोग होते हैं वो संतुलित आहार, यानी कि वैसे आहार जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन अन्य सभी प्रचुर मात्रा में, न कि ज़्यादा न कम हो सकती, इनसे ठीक किया जा सकता है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्र के भोजन में इतने अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। यानी कि विभिन्न क्षेत्र में भोजन भिन्न प्रकार खाया जाए, जैसे कि उत्तर भारत में अलग भोजन खाया जाए, दक्षिण भारत में अलग, लेकिन उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्य प्रकार की चीज़ें मौजूद होती हैं। अब देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा इस चार्ट पर नज़र डाल लेते हैं।
चार्ट है, थोड़ा सा इस पर नजर। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, ये रोग की सूची है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो कौन से रोग होती है? क्षीणता दृष्टि यानी कि देखने में कमजोरी जैसे रोग हो जाती है। अब विटामिन बी ए तो बेरी बेरी रोग होती है। और बेरी बेरी रोग जब हो जाते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं? दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी यानी कि कोई भी काम करने में असमर्थ पड़ेगा। विटामिन सी से अस्कर्वी रोग होती है। मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में अधिक समय यानी कि मसूड़े में खून आना और घाव होता है तो वो जल्द ठीक नहीं होती है। विटामिन डी रिकेटस होते हैं और अस्थिया का मुलायम होकर मुड़ जाना यानी कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है रिकेटस रोग हो जाता है और जो हड्डियाँ होती है वो मुड़ जाती है और फिर उसके बाद टूट जाती हैं। कैल्शियम, अगर मान लो कैल्शियम की कमी होती है तो अस्थियाँ और दंत के रोग होते हैं। कमजोर अस्थियाँ हो जाती है और दंत भी क्षय होने शुरू होते हैं। आयोडीन यानी घेगा, जो हमारे गले के थायराइड ग्रंथि का उसका आकार बढ़ जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकलांग। और लोहा, अगर लोहा की कमी होगी तो अरक्ता हो जाएगी और कमजोरी छा जाएगी। अब देखो संतुलित आहार में कौन कौन से विटामिन और खनिज लवण आते हैं, जैसे कि बेरी बेरी एक रोग है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हमको लेना है, ऊर्जा लेना है, वसा, खनिज, पोषक तत्व लेना है, रुक्षांश, अस्कॉर्बी, मंड आदि जैसे कि हमें चीज़ें लेनी है।